नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की, ट्विटर के पूर्व सीईओ के खुलासे से बैकफुट पर आई मोदी सरकार की, सड़कों पर उतरे किसानों के आंदोलन से मुश्किल में आई बीजेपी की, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फंसी शिवराज सरकार की, साथ ही जानेंगे कैसे तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक बीजेपी को लग रहे हैं झटके। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के विरोध की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोविड वैक्सीनेशन के पोर्टल कोविन से डाटा लीक पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, जनता का निजी डेटा सुरक्षित नहीं। जितिन राम मांझी के बेटे का इस्तीफा, नीतीश कैबिनेट में 2 मंत्री बनेंगे। विपक्षी दलों की मीटिंग से पहले हम की बगावत। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के नामांकन की तारीख बढ़ाने से किया इनकार। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 418 अंकों की उछाल के साथ 63,143 पर हुआ बंद। निफ्टी 115 अंकों की बढ़त के साथ 18,716 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की दीवानगी न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी देखने को मिल रही है। अपनी अमेरिका यात्रा को लेकर राहुल देश और दुनिया में छा गए हैं। आज राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वो अमेरिका में ट्रक चलाने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अमेरिका की यात्रा को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक ट्रक से वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ट्रक के ड्राइवर तेजिंदर गिल से बातचीत भी की। राहुल ने इस बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। राहुल ने यात्रा के दौरान ट्रक ड्राइवर की महीने की कमाई के बारे में भी सवाल किया। ड्राइवर तेजिंदर गिल ने जब महीने की अपनी कमाई बताई तो उसे सुनकर राहुल भी दंग रह गए। आप भी देखिए कैसे राहुल अमेरिकी ट्रक ड्राइवर की कमाई सुनकर हो गए दंग। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी। रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हजार डॉलर इजिली बनता है। यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हजार डॉलर, 10 हजार डॉलर हुआ महीने का, 8 लाख रुपए हो गए। 8 लाख रुपए महीने बना सकते हैं। 8 लाख रुपए महीने के? महीने। राहुल गांधी ने इससे पहले दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक यात्रा की थी। तब उन्होंने एक ढाबे में ट्रक ड्राइवरों से बातचीत कर उनकी समस्या जानी थी। अब राहुल अमेरिका में ट्रक यात्रा करते नजर आए। राहुल ने ट्रक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर ये यात्रा की। इस दौरान राहुल ने कहा, अमेरिका के ट्रक भारत से ज्यादा आरामदायक हैं। ये ड्राइविंग के कंफर्ट को देखकर बनाए गए हैं। हिंदुस्तान में जो ट्रक हैं उन्हें ड्राइवर के कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है। वो ट्रक ड्राइवर के लिए नहीं बनाए गए हैं। इस दौरान तेजिंदर गिल ने बताया कि यह ट्रक में सेफ्टी काफी ज्यादा है। यहाँ कोई पुलिस वाला तंग नहीं करता, चोरी का डर नहीं है, ओवर स्पीडिंग में चालान जरूर करता है। ड्राइवर तेजिंदर गिल ने बताया कि अगर आप अमेरिका में ड्राइवरी करते हैं तो आराम से महीने में 4 से 5 लाख रुपए बन जाता है। अपना ट्रक वाला आराम से 8 से 10 हजार डॉलर कमा लेता है, यानी भारत के हिसाब से महीने में 8 लाख रुपए बना सकते हैं। ट्रक की सवारी करते हुए राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला का गाना भी सुनते हैं। सॉन्ग चाहिए राहुल जी, जो भी आपको वो हमारे ना जी एक रिक्वेस्ट है। हमारा कांग्रेस का वर्कर का था सिद्धू मूसेवाला, उसको इंसाफ नहीं मिला रहा। हाँ बिल्कुल, देख लो कितनी बड़ी उसका लगाओ उसका लगा देते हैं, चलते हैं जी। हम 295 लगाना है, 295 लगाओ। राहुल गांधी भारत के साथ साथ विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ भी अपने रिश्ते बना रहे हैं। प्रवासी भारतीय भी राहुल को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का लोगों के साथ ये जुड़ाव उन्हें राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत बना रहा है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। पहले पंजाब और अब प्रवासी ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल की इस बातचीत ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। खलबली तो ट्विटर ने भी मचा रखी है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां मोदी सरकार डोर्सी के आरोपों को झूठा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि डोर्सी के इस दावे से एक बार फिर प्रमाणित हो गया है कि मौजूदा सरकार देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह दावा किया है कि सरकार के निर्देश पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इस सोशल मीडिया मंच को देश में
किसानों के प्रदर्शन के दौरान सरकारी दबाव और बंद किए जाने की धमकियों का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब किसान दिल्ली के आसपास धरने पर बैठे थे तो उस वक्त न सिर्फ उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा गया था, बल्कि ट्विटर को भी धमकी दी जा रही थी कि इन लोगों की आवाज को जगह नहीं दी जाए। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर सरकार के कहने पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। उन्होंने दावा किया है कि ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो वाकई में भयावह है और डरावनी है। स्पष्ट है कि देश के प्रधानमंत्री और सरकार डरती है। जब भी सरकार को आईना दिखाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात की जाती है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, तो वहीं डोरसी की टिप्पणी से ये बात फिर प्रमाणित हो जाती है कि पत्रकारों, मीडिया और सोशल मीडिया मंचों को धमकाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कांग्रेस के सवालों पर मोदी सरकार खामोश है तो किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार खामोश है। हरियाणा में किसानों ने सूरजमुखी के बीच के एमएसपी को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। सरकार और किसानों के बीच अब तक आपसी सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं किसानों ने साफ कर दिया कि जब तक एमएसपी से लेकर बाकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के मांडोठी टोल प्लाजा के पास आज किसानों की जनसभा हुई। इस सभा में हरियाणा का अलग हाई कोर्ट बनाने, हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर समगोत्र विवाह पर रोक लगाने, किसानों को जमीन अधिग्रहण पर बाजार रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा देने समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इस दौरान 14 जून को हरियाणा बंद करने का ऐलान भी किया गया और दिल्ली का दूध और पानी भी बंद करने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही किसानों ने 18 जून को भारत बंद करने के लिए समर्थन जुटाने की बात कही है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में हुई इस महापंचायत में पहलवान बजरंग पूनिया और किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इससे पहले किसान संगठनों ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों के विरोध को अपना समर्थन दिया था। अब किसानों ने कुरुक्षेत्र में बीते दिनों से जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। किसानों ने हाईवे पर ही रात गुजारी। किसानों ने अब हाईवे पर टेंट भी गाड़ दिया है। किसानों ने कहा है कि सूरजमुखी पर एमएसपी की घोषणा की जाए और गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत दूसरे किसान नेताओं को रिहा किया जाए। वहीं डीएम शांतनु शर्मा ने कहा है कि जिले में लाठी डंडे और धारदार घातक हथियार लेकर चलने, पेट्रोल डीजल की बोतल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और क्षेत्र में धारा 144 लागू है। किसानों के हल्ला बोल से बीजेपी सरकार मुश्किल में है। मुश्किल में तो एमपी की शिवराज सरकार भी है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है। प्रियंका गांधी की जबलपुर में हुई जनसभा से बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि इस बार कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर देने वाली है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कल ही मध्य प्रदेश के 3 मंत्रालयों के दफ्तरों में आग लग गई, जिसमें कई फाइलें जलकर खाक हो गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्रालयों के दफ्तरों वाले भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल दोपहर भीषण आग लग गई, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। क्या किसी साजिश के तहत आग लगाई गई थी? यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने ट्वीट किया। व्यापम कांड में गवाहों को मिटाया गया, इस बार सबूतों को जलाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण सुभाष यादव ने ट्वीट करके कहा, ये मध्य प्रदेश में व्यापक भ्रष्टाचार की लपटें हैं जो उठ रही हैं। आदिम जाति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, ईओडब्ल्यू, लोक आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों के भ्रष्टाचार की फाइलें जलकर नहीं जलाकर खाक कर दी गई हैं। आपको बता दें कि 3री मंजिल से शुरू हुई आग की लपटें फैलती हुई 6ठी मंजिल तक पहुंच गई। देखते ही देखते पूरा भवन धू धू करके जल उठा। आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाने में करीब 14 घंटे लगे। दमकल कर्मी, फायर फाइटर्स तो आग बुझाने के लिए जुटे ही रहे। यहां तक कि आग पर काबू पाने के लिए सेनातक को बुलाना पड़ा। सतपुड़ा भवन में मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर हैं। माना जा रहा है कि आग लगने से इनमें रखी फाइलें और फर्नीचर जलकर राख हो गया है। यही नहीं, आग से संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना शाखा, नर्सिंग शाखा, शिकायत शाखा, लेखा जोखा आयोग शाखा एवं विधानसभा प्रश्न आदि को भी नुकसान पहुंचा है। आग की शुरुआती कारणों को जानने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमेटी घोषित की है, जो अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लेकिन क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे पाएगी कि चुनावों से ठीक पहले और भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दफ्तर में आग लग गई? क्या यह महज संयोग है या चुनाव से पहले कोई नया प्रयोग है?
शिवराज सरकार पर हार का संकट बना हुआ है तो 3 राज्यों में बीजेपी के गठबंधन पर भी संकट बना हुआ है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मंथन में जुटे हैं। एक तरफ बीजेपी चुनावों के मद्देनजर जोड़ तोड़ में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगियों की नाराजगी उसके लिए मुसीबत बन गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साथियों की नाराजगी की अटकलें हरियाणा, महाराष्ट्र और अब तमिलनाडु जैसे राज्यों से भी आ रही हैं। खास बात यह है कि सियासी घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है। इस बीच तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख के अन्नामलाई ने राज्य की पहले की कई सरकारों को भ्रष्ट बताकर बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। उनसे साल 1991 से 1996 के दौर को लेकर सवाल किया गया था और खास बात यह है कि उस दौरान दिवंगत जयललिता सरकार में थी। अब इस बात पर बीजेपी और AIADMK में फिर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री डी जयकुमार ने जमकर नाराजगी जाहिर की। यही हाल महाराष्ट्र का भी है, जहां बीते साल जून जुलाई में सरकार में आई बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल यहां संकट शिंदे गुट के मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर उठता नजर आ रहा है। इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव की निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीजेपी हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ सरकार में है और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु से हरियाणा तक गठबंधन साथियों की ये नाराजगी चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक बीजेपी गठबंधन को झटका लगने वाला है। झटका तो जगन मोहन रेड्डी ने भी बीजेपी को दिया है। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं 2024 लोकसभा चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। साथ ही अमित शाह के आरोपों को लेकर भी करारा जवाब दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगन मोहन रेड्डी पर घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद YSR कांग्रेस पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। YSR कांग्रेस ने कहा कि वो तेलुगु देशम पार्टी के जाल में फंस गए हैं। वहीं जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि हमें बीजेपी और अन्य पार्टियों का समर्थन नहीं चाहिए, हम अगला चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। वहीं YSR कांग्रेस के सांसद YB सुब्बा रेड्डी ने कहा कि अमित शाह TDP के शब्दों का प्रचार कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह ने जगन मोहन सरकार पर पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार, घोटालों और रैकेट के अलावा कोई काम नहीं किया है। शाह ने कहा कि जगन सरकार दावा करती है कि वो गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार है, लेकिन किसानों के जान जाने के मामले में आंध्र प्रदेश तीसरे पायदान पर है। सीएम को इस पर शर्म आनी चाहिए। शाह ने कहा कि मोदी सरकार के दिए गए फंड का भी फर्जीवाड़ा हुआ है। अमित शाह का नाम लिए बिना जगन ने उन पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा के दौरान जगन ने कहा, प्रदेश में लोग मेरी ताकत है, ना कि कोई राजनीतिक दल। TDP की तरह मैं दूसरे दलों का समर्थन नहीं लेता। आप लोग मेरी ताकत हैं, मुझे बीजेपी या अन्य दलों का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं जब जनता और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। वहीं TDP के प्रवक्ता और पूर्व विधायक पारचुरी अशोक बाबू ने कहा कि जगन मोहन का बयान ये दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं। उन्हें अगले चुनाव में हार साफ दिख रही है। यही वजह है कि वो चंद्रबाबू नायडू पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी और TDP एक साथ आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए बीजेपी TDP ने अभी से जगन मोहन रेड्डी को घेरना शुरू कर दिया है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर विरोध की। पीएम मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर हैं, लेकिन पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। खबरों की माने तो प्रतिबंधित BBC डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका में मोदी की यात्रा से 2 दिन पहले दिखाया जाएगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। इसी महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं। 22 जून को भारतीय प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिना जेया पियरे के मुताबिक इस मुलाकात से भारत और अमेरिका के पारिवारिक और दोस्ताना रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। लेकिन अमेरिका में एक तबका ऐसा भी है जो पीएम मोदी को लेकर विरोध दिखा रहा है, और इसी कड़ी में अमेरिका में ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 20 जून को BBC की गुजरात पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की है।
दो अमेरिकी मानवाधिकार संगठनों ने कई नेताओं, पत्रकारों और विश्लेषकों को इस निजी स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया है और इस बारे में ऐलान करते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इस आयोजन का मकसद लोगों को याद दिलाना है कि भारत में ये फिल्म प्रतिबंधित है। मोदी की इस यात्रा से पहले ही अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन सक्रिय हो गए हैं और वो लगातार भारत सरकार पर मानवाधिकारों की अनदेखी और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ दुर्व्यवहार जैसे आरोप लगाते रहे हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार में आने के बाद भारत में कट्टरपंथ और मानवाधिकार का उल्लंघन बढ़ा है और मीडिया की आजादी कम हुई है, जो कि काफी हद तक सच है। गौरतलब है कि बीबीसी ने 2 हिस्सों में ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत ने न सिर्फ ऐतराज जताया बल्कि उसके प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसे ट्विटर और यूट्यूब पर भी बैन कर दिया क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए राज्य में 2002 में हुए दंगे को लेकर है। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे और ये डॉक्यूमेंट्री मोदी की भूमिका पर सवाल उठाती है, इसलिए इसे भारत में बैन कर दिया गया। तो आज इस बुलेटिन